चलिए साहब, तो पार्ट 1 65वीं का हो चुका है, जिसमें 12 सवाल पर हम लोग डिस्कस किए थे। ये पार्ट 2 होगा, जिसमें 13वां सवाल हम लोगों का शुरू होगा। चलिए, तो 13वां सवाल हम लोगों का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी, वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ये ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे और ये रिटायर्ड अधिकारी थे, ठीक है ना। और इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की स्थापना का विचार रखा और स्थापना भी किया। और कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम को लेकर के अलग अलग इतिहासकार में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकार का कहना है कि कांग्रेस जो तैयार की गई थी वो अंग्रेजों की भलाई के लिए की गई थी, और एक तरह से अंग्रेज इसको न सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा प्रकोष्ठ या सुरक्षा नीति के रूप में देखता था। इसलिए देखता था क्योंकि अंग्रेजी सरकार में बहुत सारे भारतीय, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, हर कोई शोषित हुआ था और हर व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ में विरोध किया था। और जब विरोध ये कर रहे थे, आंदोलन जब ये कर रहे थे, तो आंदोलन के क्रम में अंग्रेजों को पता नहीं चलता था कि कहाँ से कौन सा आंदोलन किस वजह से हो जाएगा, समझ रहे हैं। जिसके कारण अंग्रेजों का पूरा समय जो है ना, इस आंदोलन को दमन करने में ही, दबाने में ही गुजर जा रहा था। और अंग्रेज काफ़ी कुछ इसको झेल रहे थे, और जिसके कारण अंग्रेज पूरा परेशान थे। और अंग्रेज चाह रहा था कि एक ऐसी संस्था हो जो पूरे भारत का नेतृत्व करे और आंदोलन भी शुरू करे, तो वही संस्था शुरू करे, ताकि क्या होगा कि दबाने में हमको आसान होगा। क्योंकि कभी बंगाल में विद्रोह शुरू हो गया, बंगाल गए दमन करने के लिए, पता चला महाराष्ट्र में शुरू हो गया। महाराष्ट्र में दबाने गए विद्रोह को, पता चला मद्रास में हो गया। मद्रास में दबाना शुरू किया तो पता चला बिहार में विद्रोह हो गया। तो ये पूरा जीवन अंग्रेजों का जो था ना, विद्रोह को दबाने में ही लगा हुआ था, जिसके कारण और पता भी नहीं चलता था कि कौन सा विद्रोह किस कारण से हो जाएगा। तो अंग्रेज एक सुरक्षा की नीति को बनाने के लिए अपने रिटायर्ड अधिकारी जो ए.ओ. ह्यूम था, इसको बताया गया कि एक ऐसी संस्था तैयार किया जाए जो पूरे भारत का क्या करे, नेतृत्व करे, ठीक है, जिससे अंग्रेजों को आंदोलन को दबाने में और आसानी हो, पूरी भारत में फंसे नहीं रही विद्रोह को दबाने के लिए। मतलब कुल मिलाकर के अगर कोई संस्था बनेगी, विद्रोह भी करेगी, तो पूरे भारत के लोग उस संस्था को आकर के अपनी शिकायतें देंगी, और कोई आंदोलन भी करेगा तो केवल एक संस्था करेगी, ताकि उसको दबाने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। ये एक इतिहासकार का पक्ष है। दूसरे इतिहासकार का पक्ष है कि देखिए, ये जो बनाया गया था ना, भारतीयों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी। इसलिए बनी थी कि क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जब विद्रोह हुआ करता था, तो अंग्रेजी सरकार करती क्या थी कि इस विद्रोह पर धर्म का आरोप लगा करके, जाति का आरोप लगा करके, क्षेत्रवाद का आरोप लगा करके इस आंदोलन को, इस विद्रोह को दमन कर देते थे। बंगाल में अगर शुरू विद्रोह हुआ तो ये बोला जाता था ये केवल बंगाल का विद्रोह है, पूरे भारत का विद्रोह नहीं है, ये आज़ादी का विद्रोह नहीं है। आज़ादी का विद्रोह होता तो पूरे भारत में होता, ये केवल एक क्षेत्र का विद्रोह है। किसी धर्म विशेष के द्वारा, अगर मान लीजिए मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह था, तो उस पर मुस्लिम धर्म का आरोप लगा करके कि धार्मिक विद्रोह है, अंग्रेजों के खिलाफ ये षड्यंत्र है, कोई राष्ट्रवादी या किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता का, आज़ादी का विद्रोह ये नहीं है। इस तरह का ये आरोप लगाया जाता था, जिसके कारण भारतीयों के मन में आया कि एक ऐसी संस्था बने जिस पर ना क्षेत्रवाद का आरोप हो, ना धार्मिक या जातिगत चिन्हों का आरोप हो, ना ही इस पर शिक्षित अशिक्षित वर्ग का, मध्यम वर्ग निम्न वर्ग का, उच्च जाति का निम्न जाति का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसी भी प्रकार का आरोप अंग्रेज चाह करके भी नहीं लगा पाए। और पूरे जब भी विद्रोह हो तो एक राष्ट्र स्तर पर विद्रोह हो, किसी एक क्षेत्र में ही सीमित रह करके ये विद्रोह नहीं रह जाए। इस तरह का सोच भारतीय लोगों को था। ये कुछ इतिहासकार ऐसे चीज़ों को देख करके जोड़ते हैं और इस तरह की बातों को मानते हैं कुछ इतिहासकार। तो दोनों पक्ष हैं, एक अंग्रेजों के पक्ष में शुरू किया गया कांग्रेस को, एक है कि भारतीयों के पक्ष में शुरू किया गया। और स्टार्टिंग में अगर आप देखिए तो कमोबेश दोनों को फायदा हुआ कि बाद में जाकर के जो भी विद्रोह हुआ करता था वो कांग्रेस के अधिवेशन में पारित होने के बाद तब विद्रोह शुरू हुआ करता था। और भारतीयों को भी फायदा हुआ
कि जो विद्रोह को आप देखते थे कि जो दमन कर दिया जाता था आक्रामक रूप से, उस तरह से दमन फिर बाद में जाकर के अंग्रेजों ने नहीं किया। और कमोबेश आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई तो उस समय स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि जो भारतीयों का उद्देश्य था वो भी पूरा हो रहा था कि क्षेत्रवाद का आरोप नहीं लगे, इसीलिए इसका अधिवेशन अलग अलग जगहों पे हुआ। इस पर धार्मिक आरोप ना लगे, इसलिए अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बनाया गया। इस पर गांव और शहर का आरोप ना लगे, इसलिए इसका अधिवेशन गांव में भी हुआ और शहर में भी हुआ। इसमें शिक्षित वर्ग भी शामिल हुए और अशिक्षित वर्ग भी शामिल हुए। इसमें गरीब से गरीब लोग भी शामिल हुए और अमीर से अमीर भी लोग शामिल हुए। इसी लेकर के आप कमोबेश देखिए तो लगता है कि कांग्रेस भारतीयों का जो सोच था उस पर ज़्यादा खड़ी उतरी है, समझ रहे। तो इसी को लेकर के आप देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया कौन किया, ए.ओ. ह्यूम 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया था, ठीक है साहब। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से भारतीयों का जो उद्देश्य था वो फिलफिल होता दिख रहा है, वो इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये पहले भी थोड़ा सा हम लोग क्लास में, रेगुलर क्लास में बताए हुए हैं और फिर से रिपीटेशन हो जाएगा आपका। चलिए देखिएगा कि किस प्रकार से फुलफिल हुआ था ये भारतीयों का उद्देश्य। आप देखिए कि सबसे पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, वो हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था वो? मुंबई में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में, ठीक है ना, बॉम्बे में हुआ था। और ये जो पहला अधिवेशन था वो पुणे में फिक्स था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ स्थगित कर दिया गया, क्योंकि प्लेग एक महामारी थी और उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी कि बचा जा सकता था, और ये गांव का गांव शून्य कर देता था, मृत्यु बहुत अधिक होती थी, जिसके कारण ये पुणे से स्थगित होकर के कहाँ पहुँच गया, बम्बई में। और मुंबई में जाकर के, बम्बई में जाकर के इसका पहला अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है साहब। स्थापना तो किए ए.ओ. ह्यूम, लेकिन जो पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन, उसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है साहब, ये कर रहे थे। दूसरा अधिवेशन इसका देखिएगा तो 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ है? कोलकाता में। कोलकाता में 1886 ईस्वी में, और ये हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा अगर आप देखते हैं तो ये हुआ था आपका मद्रास में। ये पहला हो गया आपका, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये हुआ आपका मद्रास में। और मद्रास में जो हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है साहब। और चौथा जो इसका अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ? इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें जो बने थे जॉर्ज यूले बने थे। तो अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी जब शुरू में बनी थी तो अलग अलग क्षेत्र में इसका अधिवेशन हो रहा था, और इसका उद्देश्य केवल और केवल ये था कि हर व्यक्ति को ये लगे कि कांग्रेस पार्टी मेरी है, पूरे भारत के लोगों को ये लगे कि कांग्रेस पार्टी मेरी है। इसी तरह से आप देखिए कि इसी कारण से चारों तरफ के क्षेत्रों को कांग्रेस का जो अधिवेशन है क्या कर लिया? अपने अंदर समाहित कर लिया, ताकि अगर केवल बम्बई में होता तो बम्बई के लोगों को लगता कि ये संस्था मेरी है, और एक तरह से इस कांग्रेस पार्टी में बम्बई के लोगों का क्या हो जाता? प्रभाव हो जाता इस संस्था पे। इसी वजह से ये बम्बई में हुआ। फिर दूसरा जाकर के आप देखिए कोलकाता में हुआ, तीसरा जाकर के आप देखिए मद्रास में, और चौथा जाकर के इलाहाबाद में। और इसी तरह से कमोबेश भारत के हर शहर में इसका अधिवेशन होता गया। और जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें केवल 72 लोग भाग लिए थे। कितना लोग भाग लिए थे?
72 लोग केवल भाग लिए थे। और ये डफरिन के समय में, उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और क्योंकि ये संस्थाएं बनाई गई थी पूरे भारत के लिए और राष्ट्र स्तर की ये संस्थाएं थी, लेकिन जब इसमें केवल 72 लोग भाग लिए ना, तब जाकर के लॉर्ड डफरिन ने इस पर टिप्पणी किया। समझिए, ताना मारा कि कांग्रेस जो है ना, ये सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए बोला क्योंकि ये पार्टी बनने वाली थी राष्ट्र स्तर पे, लेकिन पूरे भारत से केवल 72 व्यक्ति भाग लिया ना, इसी को लेकर के लॉर्ड डफरिन क्या कर गया? ताना मार दिया। जिस तरह से आप टारगेट बना लिए हैं बीपीएससी का, और जब आप बीपीएससी का टारगेट बना है अधिकारी का, और आप ग्रुप डी का भी नौकरी लेकर के गांव नहीं जाते हैं, तो आप पर इतना ताना मारा जाएगा ना कि आप सहन नहीं कर पाइएगा। तो आप सोचिए कि ताना को सहन करना है या फिर जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को हम पूरा करके जाएं। चलिए, आए समझे ना बात। तो लॉर्ड डफरिन इस पर ताना मारा कि कांग्रेस जो है ना, केवल सूक्ष्म लोगों का, अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसमें 72 लोग केवल भाग लिए थे। और आप देखिए कि पहला जो अधिवेशन हुआ था, इसमें आप देखिए कि क्षेत्र के आधार पर मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, इलाहाबाद में हुआ। तो इससे आप ये स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये चाह रहा था कि ये लगे नहीं कि क्षेत्रवाद का या किसी विशेष क्षेत्र का ये संस्थाएं हैं, पूरे भारत की संस्थाएं हैं, ये दिखनी चाहिए। इसी वजह से अलग अलग क्षेत्र से। तो क्या अब अंग्रेज इस पर क्षेत्रवाद का आरोप लगा सकता है? क्या नहीं लगा सकता है। और भारतीय जिस उद्देश्य से इसमें शामिल हो रहा था, लग रहा है कि कमोबेश वो फुलफिल हो रहा है। दूसरी बातें आप देखिए कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ये हिंदू थे। ये क्या थे? हिंदू थे। उसके दूसरी तरफ देखिए कि जो सेकेंड हुआ था दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे। तीसरे जो अधिवेशन में अध्यक्ष थे ये मुस्लिम थे। और चौथा अगर आप देखिए तो ये ईसाई थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग धर्म के लोग भी इसके अध्यक्ष बन रहे हैं। तो अब इस पर धार्मिक आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है कि मुसलमानों की संस्था है, ये हिंदुओं की संस्था है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसीलिए करके अलग अलग धर्म के लोगों को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर पूछा जाए कि भारत कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस पार्टी के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। और ये भी पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो भी क्या बोलेंगे हम लोग? जॉर्ज यूले। और कहाँ पे भाग लिए थे, कहाँ की अध्यक्षता किए थे? इलाहाबाद की 1888 ईस्वी में। आए समझ में बात। चलिए, यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट अगर हो तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए, एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी, मतलब रिटायर्ड अधिकारी थे। और इनका जो पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम 1884 में ही एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। कई बार सवाल ये होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहले नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। ए.ओ. ह्यूम जो है ना 1884 में जिस संस्था का गठन किया था उसका वास्तविक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और 1885 में जाकर के ना इसका नाम पड़ा दादा भाई नहीं, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, उस समय जाकर के इसका क्या नाम पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा 1885 में जाकर के। इसी का नाम अगले साल 1885 में क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। ठीक है। और पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी शॉर्ट में कभी मिलेगा आपको WC बनर्जी। चलिए साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। बनर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्या थे? वकील थे। और प्रथम अधिवेशन में कुछ मांगे उठाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, जिसमें क्या था कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद का क्या कर दिया जाए? विस्तार किया जाए। ठीक है साहब।
उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीय को पूरे अवसर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो भी अवसर थे उच्च अधिकारी के लेवल का, नॉर्मली साधारण जो नौकरियां थी इसमें भारतीयों को नौकरी दिया जाता था, लेकिन उच्च अधिकारी के पद पर नौकरी नहीं दी जाती थी। उच्च अधिकारी के पद पर चाहे तो अंग्रेज हुआ करते थे या फिर वो भारतीय जो अंग्रेज के समर्थक थे और अपना धर्म बदल करके ईसाई धर्म को परिवर्तित कर लिया, तो वैसे भारतीयों को उच्च पद दिया जाता था। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। तो इसका मांग था, जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें था कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है इसका क्या कर दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए, और इसके साथ साथ उच्च अधिकारी का जो पद है उस पर भारतीयों को पूरा अवसर दिया जाए। ठीक है ना, इस तरह की मांगे थी। अंग्रेजी सरकार के भारी सैनिक खर्च में क्या करी जाए, कमी कर दी जाए। मतलब अंग्रेजी सरकार सैनिकों पर इतना खर्च करती थी कि भारतीयों का आर्थिक शोषण और अधिक होने लगा था, क्योंकि आप जहां खर्च अधिक करिएगा तो मुनाफा भी आप अधिक खोजिएगा, और मुनाफा क्या था अंग्रेजों का, टैक्स वसूलना। इसी वजह से कहा, ये मांग किया कि जो अंग्रेजी सरकार है वो सैनिकों पर खर्च क्या करें, कम कर दें। अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए, कि जो अंग्रेज यहाँ पर भारत पर शासन कर रहा है उसके लिए कमेटी बनाई जाए कि आप जो शासन कर रहे हैं क्या इससे भारतीयों का क्या शोषण हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या भलाई हो रही है, इसके बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए, जांच के लिए आप एक कमेटी बनाइए, रॉयल कमीशन कमेटी। ठीक है साहब, पहला अधिवेशन में इन सारी बातों का मांग रखा गया था। ठीक है साहब, चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है इससे, कांग्रेस पार्टी से। चलिए सेकेंड सवाल है हम लोगों का कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए साहब, कहता है बीपीएससी बड़ा हार्ड सवाल पूछता, देख लीजिए सारा प्रीवियस ईयर है, 65वीं का है, हाल फिलहाल का, ये तो नहीं है 1997 का है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये गर्म दल के नेता थे। 3 व्यक्ति का नाम याद रखना जो प्रमुख रूप से, अन्य भी लोग थे लेकिन 3 व्यक्ति प्रमुख रूप से समझिए कि गर्म दल का जो था संस्थापक थे, गर्म दल का जो स्थापना किए, गर्म दल को जो बनाए, निर्माण किए, उनमें 3 लोग प्रमुख रूप से योगदान दिए थे। वो थे लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या हो गया, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन 3 व्यक्तियों का। चलिए अब लाला लाजपत राय से, बाल गंगाधर तिलक से कुछ जुड़ा हुआ जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तिलक ने 1893 में गणपति, 1885 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किए। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गणपति जो महोत्सव है इसको मनाना कौन शुरू किए, तो बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे, तो 1893 में, शिवाजी का 1895 में। और ये जो पर्व मनाने का इनका उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि जब धार्मिक समारोह में लोग जमा होंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर राष्ट्रवादी भाषण दे करके, राष्ट्रवादी विचारधारा रख करके लोगों को अधिक से अधिक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। और बाल गंगाधर को एक राष्ट्रीय छवि तब मिला जब रेंडे की हत्या हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी था रेंडे, उसकी जब हत्या हुई थी तो उसमें इनको मुखबिरी के रूप में गवाह के तौर पर पेश किया गया था। जब ये बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में ये उभर गए थे। समझ रहे हैं बात को? तो कई बार सवाल ये भी पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रीय छवि कब बनी, किस कांड के बाद बनी, तो याद रखिएगा उस घटना के बाद इनका बना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने, एक अंग्रेज अधिकारी था, ने भारतीय असंतोष का जनक कहा। भारतीय असंतोष का क्या कहा, असंतोष का जनक कहा। भारतीय अशांति का पितामह भी इसे कहा जाता है कि भारत को अशांत करने वाला, क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे और ये लोगों को उग्र कर रहे थे कि अंग्रेजों को मार पीट के, कूट काट के आज़ादी ले लो, आतंकित करके, डरा धमका करके। समझ रहे? इसीलिए करके इनका कहना यह था ये भारतीयों को अशांत कर रहे हैं, जो भारतीय शांत बैठे हुए ना इसको उग्र कर रहे हैं। इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल जो था ना, ये बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा, अशांति का पिता कहा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि तिलक ने
मराठी में केसरी, मराठी में केसरी, अंग्रेजी भाषा में मराठी पत्रिका। तो कई बार पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया मराठी पत्रिका किस भाषा में था, समझ रहे हैं। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि पत्रिका का नाम मराठी है तो भाषा भी मराठी ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका भाषा क्या था, अंग्रेजी था, लेकिन केसरी का जो भाषा था वो क्या था, मराठी था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, इन्होंने जेल में रहते हुए सबसे पहले जब खुदीराम बोस ने जब बम फेंके थे मुजफ्फरपुर असेंबली में, बम कांड हुआ था 1908 में, तो खुदीराम बोस जब बम फेंके थे ना, तो उसमें बाल गंगाधर क्या किए थे, उसका समर्थन किए थे कि बहुत बढ़िया काम किया, इन्हें बम फेंकते रहो, समझ रहे बात को। जिसके कारण बाल गंगाधर पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। कई बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर को पहली बार किस केस में जेल में डाला गया था, तो याद रखिएगा राजद्रोह का केस चला था, देशद्रोह का केस। ठीक है ना। और इनको गिरफ्तार कर करके ना 6 वर्ष के लिए बर्मा का जो मांडले जेल था उसमें बंद कर दिया। याद रखिएगा इस बात को कि पहली बार बाल गंगाधर जेल कब गए थे, तो याद रखिएगा कि 1908 में गए थे और 1914 तक ये जेल में रहे। 6 वर्ष कहाँ रहे, बर्मा का मांडले जेल था उसमें। आए समझ बात। और जब ये जेल में थे तो उसी समय जेल में ही रह करके इन्होंने एक किताब लिखी, गीता रहस्यमयी। कौन सा किताब, गीता रहस्यमयी। ये 2 उनकी पत्रिका हैं, केसरी और मराठी, और गीता रहस्यमयी इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में पुणे में होम रूल की इन्होंने स्थापना की। इसको बोलते हैं घर का शासन। क्या बोलेंगे, घर का शासन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे घर का शासन। ये 28 अप्रैल 1916 को की। और बाद में जाकर के एनी बेसेंट भी होम रूल की स्थापना की थी। और दोनों अलग अलग इस वजह से किए कि क्योंकि दोनों जब आयोजित करेंगे कार्यक्रम को या किसी भी चीज़ों को लेकर के, तो दोनों में मतभेद ना हो, इसी लेकर के दोनों क्या किए, अलग अलग जगह पे अपने होम रूल की स्थापना किए। जहां बाल गंगाधर तिलक पुणे में किए थे, वहीं एनी बेसेंट जो थी वो मद्रास में की थी। ठीक है साहब। 1917 में ही लोकमान तिलक की उपाधि किन्हें दी गई है, बाल गंगाधर तिलक की दी गई है। और लोकमान का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है लोगों का नायक। क्या अर्थ होता है, लोगों का नायक। 1908 में खुदीराम बोस के बम कांड के समर्थक होने के कारण, समर्थक 100 कर लीजिएगा इसको, समर्थक होने के कारण 1908 में बर्मा के मांडले जेल में उन्हें डाल दिया गया था। और वहीं पे मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्यमयी किताबें लिखी थी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए, और 6 वर्ष बाद जून 1914 में ये रिहा हुए थे। ठीक है, 6 वर्ष बाद जून 1914 में क्या हुए थे, ये रिहा हुए थे। अब देखिएगा साहब, कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर भी ये टिप्पणी किए थे। उन पर जो है सो ना तंज कसे थे, एक तरह से समझिए ताना मारे थे। इसलिए मारे थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब 85 में बनी तो भारतीयों का उद्देश्य था कि जल्द से जल्द इस संस्था के द्वारा अंग्रेजों के सामने में बड़ा कड़ा रूप से अपनी मांग रखा जाए या विरोध किया जाए ताकि हम जल्दी आज़ाद हों। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी शुरू में नरम रुख अपना रहा था और आज़ादी की मांग ही नहीं कर रहा था, बल्कि संवैधानिक रूप से ना वो अंग्रेजों का समर्थन नहीं, वो मांग कर रहा था कांग्रेस शुरू में कि केवल प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मतलब कुल मिलाकर के अंग्रेज राज तो करे लेकिन भारतीयों का शोषण नहीं करे, भारतीयों के हित में सोचते हुए राज करे। स्टार्टिंग में ये था। आप देखें कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसमें क्या क्या मांगे थी कि उच्च अधिकारी के पद पर भारतीयों को नियुक्त किया जाए, क्या कहते हैं, प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा की संख्याओं को बढ़ाया जाए, इस तरह की मांगे थी उनका। इसी वजह से और बार बार ये पत्र लिखा करता था कांग्रेस पार्टी, और इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का अमल अंग्रेज पर नहीं होता था, किसी भी प्रकार का अमल अंग्रेज नहीं करता था। मतलब किसी भी प्रकार की सुधार नहीं, और दिन पर दिन शोषण की नीति और बढ़ती गई, क्योंकि वो जो चाह रहा था कि एक संस्था बने जो केवल वही विरोध करे और बाकी दूसरे जगह हो ही नहीं रहा था, तो इसको भी मजा आ रहा था अंग्रेज को, और ये पत्र लिख रहे थे। तो इसी में बाल गंगाधर तिलक उस पर टिप्पणी कर दिए कि कांग्रेस याचना, प्रार्थना करने वाली और भीख मांगने वाली संस्था है। क्या है ये? भीख मांगने वाली संस्था है कि दे दो आज़ादी, दे दो दे दो, अरे ना मांगने से आज़ादी मिलेगा, इनका कहना ये था। समझ, छीन लो, है कि नहीं, सीधी बात।
तो इसी लेकर के बाल गंगाधर तिलक जो है सो कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली, प्रार्थना करने वाली और भीख मांगने वाली संस्था है। चलिए, तिलक का जो जन्म हुआ है 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तथा मृत्यु इनकी हो गई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तिलक जी लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाने जाने लगे जब ना ये छूट गया, यहाँ से अलग कर दीजिए, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तब जाने लगे जब रेंडे हत्याकांड हुआ था, अभी बोले थे ना, रेंडे हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जब इसको मुखबरी किया गया था, मतलब गवाह के रूप में ले गया था, और बाद में जाकर के जब गवाह के रूप से गवाह बन करके बाहर निकले, तब इनका राष्ट्रीय छवि जो बन गया वो बन गया राष्ट्रीय नेता का, ठीक है ना, ये इस कांड के बाद। और उसी समय इनको लोकमान्य की जो है सो क्या कहते हैं उपाधि दी गई थी, ठीक है साहब, ये चीज़ें। और ये बाद की लाइन है कि लाल बाल पाल जो थे ये गरम दल के नेता थे, जिसमें लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। चलिए साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? आंसर क्या होगा इसका? जालियांवाला बाग हत्याकांड। आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए, बड़ा भारी सवाल है क्या बीपीएससी पूछता है, देख रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बीपीएससी बड़ा हार, मतलब इतना हवा बना दिया गया ना बीपीएससी को, और हवा बनाया नहीं गया, खुद समझ भी लेते हैं। अगर आपको जो सही गाइड कर रहा है ना, उसकी बातों पर अमल नहीं करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। समझ रहे साहब? चलिए, कोई भी चीज़ें आपकी हौसला से बड़ी है नहीं। अगर आप ठान लिए तो आप किसी भी चीज़ को पूर्ण कर सकते हैं, किसी भी मंजिल पर जा सकते हैं। समझ रहे हैं? बस आपके पास हौसला होनी चाहिए, ठीक है। चलिए साहब, तो ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो ब्रिटिश सरकार का कहना यह था कि भारतीय लोग क्या करें, इस विश्व युद्ध में हमें मदद करें, और अगर हम जीत जाएंगे तो जीतने के बाद हम क्या करेंगे कि भारत को स्वतंत्र करेंगे। जिसके कारण गांधी जी भी ना भारतीय लोगों को, भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित करके अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, भारतीय युवाओं को। जिसके कारण गांधी जी को ना, गांधी जी के इस रवैये के कारण कुछ भारतीय उन्हें सार्जेंट कहा, भर्ती करने वाला सार्जेंट मतलब भर्ती करने वाला एजेंट, दलाल कहा, ठीक है ना साहब, इस तरह के शब्दों को यूज किया था। चलिए साहब, तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन जीत भी गया लड़ाई, तो जीतने के बाद क्या हुआ कि जिस तरह से आप जानते हैं कि शुरू से ही अंग्रेजों का रवैया एक नंबर का धोखेबाज था, तो उसी तरह से पलट गया। और पलटने के बाद क्या हुआ कि आज़ाद करने के बदले एक एक्ट लेकर के आ गया, रॉलेट एक्ट। समझ रहे बात को? और रॉलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी भारतीय अगर आज़ादी के लिए या किसी भी तरह का विद्रोह करता है तो उसको सीधा उठा करके क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके लिए रॉलेट एक्ट के तहत ना एक कोर्ट बना था, स्पेशल कोर्ट बना था, जिसमें 3 न्यायाधीश हुआ करते थे, और तीनों न्यायाधीश जो हुआ करते थे वो अंग्रेजी न्यायाधीश हुआ करते थे, मतलब अंग्रेज हुआ करते थे, एक भी भारतीय शामिल उसमें नहीं था। और वो जो था ना, जो अलग से न्यायालय बना था, कोर्ट बना था, उसका जो निर्णय होगा ना, आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान में कि भारत का सर्वोच्च जो अपीलीय न्यायालय होता है वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब नीचे का कोई भी अदालत आपको फांसी की भी सजा सुना दिया ना, तो आपको लग रहा है कि नहीं हम निर्दोष हैं, तो आप अपनी याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उस समय भी यही चीज़ें था, यही कानून था कि नीचे स्तर का कोई भी न्यायालय अगर आपको सजा दिया है, आपको लग रहा है कि आप निर्दोष हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब ये रॉलेट एक्ट लाया गया ना और अलग से कोर्ट जो बना, तो उस कोर्ट का निर्णय जो भी दे दिया वो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, ना ही आप बहस करने के लिए वकील रख सकते हैं, और ना ही आप अपना दलील दे सकते हैं। दलील मतलब सबूत, आपके पास जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो चीज़ें आप नहीं दे सकते। बस आपको उठा के जेल में डाल दिया, सज़ा सुना दिया, आप सज़ा भुगत लीजिए, कहानी खत्म है। आपके पास कितना बड़ा सबूत है, कोई बहस नहीं है। आए समझ में बात? इस तरह की बात है। तो इसीलिए करके रॉलेट एक्ट को बोला गया
कौन सा कानून? काला कानून बना गया। बिना दलील, बिना वकील और बिना वकील का कानून, ठीक है ना, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून। तो इसी के विरोध में पंजाब के दो नेता थे, सतपाल और सतपाल और किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों क्या कर रहे थे? पंजाब में स्थानीय नेता थे और ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और जब ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे ना, तो ये रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू जो किए थे 6 अप्रैल को किए थे, 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को ये विरोध किए। और 9 अप्रैल 1919 को सतपाल और किचलू को पकड़ करके रॉलेट एक्ट के तहत जेल में डाल दिया। जो ही 9 तारीख को गिरफ्तार हुआ ना, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? 9 तारीख को जो ही गिरफ्तार हुआ, तो गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ कि जो वहाँ का स्थानीय लोग है, जो उस नेता को चाहता था, मानता था, वो क्या कर गया कि 10 तारीख को ना सड़क पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। घटनाएं को याद रखिएगा। 6 तारीख को विरोध किया, 9 तारीख को क्या हो गया? उनको गिरफ्तार किया गया और 10 तारीख को लोग सड़क पे उतर गए उनके समर्थन में। जब उनके समर्थन में उतर गया ना लोग, तब क्या हुआ कि उस पर अंग्रेज गोली चलाना शुरू कर दिया। पहला गोली जो चला था वो 10 तारीख को ही चला था, और 10 तारीख को जो गोली चलाया गया था ना, इसी के कारण सतपाल को और किचलू को गिरफ्तार किया गया। और 10 तारीख को जो आम लोगों पर गोली चलाया गया था, उसके कारण क्या हो गया कि एक सभा का आयोजन किया गया कि जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन करेंगे वैसाखी के दिन। और इसलिए वैसाखी के दिन को चुना गया क्योंकि उस दिन ऐसे भी नॉर्मली मेला में भीड़ जमा होता, तो लोगों के पास अधिक से अधिक लोगों के पास हम अपनी बातों को पहुंचा पाते। इसी वजह से वो दिन को रखा गया था। और जब उस दिन को रखा गया था ना, तो उस भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। क्या नाम था उसका? हंसराज। ये विभीषण का काम किया, यही जनरल और डायर को पगलहवा खबल किया। हंसराज, समझ रहे? अगर तो हंस का जैसा मुंडी मचोड़ देना चाहिए था। यही खबर किया था डायर को कि यहाँ पर अंग्रेज विरोधी गतिविधि सभा हो रहा है। और तब जा करके जनरल डायर जो था वो आया और गोली चलाने का आदेश दिया। आए समझ में बात? और उसके बाद इसका विरोध होना शुरू हुआ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए साहब, चलिए साहब देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या कर दिए थे? नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। तो याद रखना है कि नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या कर दिए थे? लौटा दिए थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? गुरुदेव की उपाधि दी थी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी किसका उपाधि दिए थे? गुरुदेव की उपाधि दिए थे। और इनकी जो किताबें हैं वह है होम एंड वर्ल्ड, गीतांजलि, विसर्जन, ये सारे इनकी किताबें हैं। और भी पिछले 66वें वाले में और भी चीज़ें डाले हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने जहाँ नाइटहुड की उपाधि, और इसी को बोलते हैं सर, नाइटहुड की उपाधि बोले या क्या बोले? सर की उपाधि कौन त्यागे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही, ठीक है साहब। और गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे, क्योंकि बहुत बड़ा नरसंहार था जिसमें हजारों लोग मारे गए था, जिसमें बूढ़ा बच्चा सब शामिल था, क्योंकि वो तो मेला था एक तरह से। चलिए साहब, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद हुआ करता था, हम लोग पढ़े हैं भारत शासन अधिनियम का, भारत परिषद अधिनियम 1909 में कि भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। और पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो इस समय जो थे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, वो कौन थे? शंकर नायर। और ये उस पद से क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी? त्याग दी। जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी? त्याग दी। उसके बाद जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो हत्याकांड के बाद जनरल और डायर जब ब्रिटेन गया, तो ब्रिटेन में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि हम अगर चाहते ना तो भीड़ को ऐसे ही तितर बितर कर देते डरा धमका करके, लेकिन अगर उस भीड़ को अगर हम भगा देते ना, तो हम फिर वहाँ से वापस आते, बस फिर लोग वहाँ पे जमा हो जाता, फिर वो सभा करता। तो होता क्या कि हम बार बार भगाते और बार बार आ जाता, तो मेरा मजाक बन जाता। तो हम नहीं चाह रहे थे कि इतने बड़े अधिकारी हो करके
ब्रिगेडियर हो करके मजाक बने, इसीलिए मैंने गोली चलाने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया। उसके बाद बोला कि अगर हम चाहते ना तो हजारों घायल का जान बचा सकते थे, लेकिन ये मेरा कर्तव्य नहीं था, समझ रहे, मेरा काम जान बचाना नहीं था। अगर जान बचाते तो लोग, मेरा वैल्यू कम हो जाता, लोग हमें समझते नहीं, इसीलिए हमने क्या किया, उस घायल को मरते ही छोड़ दिया, समझ रहे साहब। और ये बातें कहा और पूरे दुनिया में इसका विरोध हो रहा था, पूरे दुनिया में। लेकिन जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स समझते हैं ना, ब्रिटेन का देखिए संसद हुआ करता था, जैसे कि हम लोगों के यहाँ संसद होता है, और संसद में 2 सदन होता है। एक कौन सा होता है, लोकसभा, 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो उसी तरह से ना ब्रिटेन में भी संसद होता है। ब्रिटेन में क्या होता है, संसद होता है। तो ब्रिटेन में जो संसद होता है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट। यहाँ भी इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। तो जिस तरह से हम लोगों के यहाँ निम्न सदन है ना, लोकसभा, लोकसभा कौन सा सदन है, निम्न सदन बोलिए या प्रथम सदन, निम्न सदन या प्रथम सदन। और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन और द्वितीय सदन, ठीक है। उसी तरह से ब्रिटेन में होता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो निम्न सदन होता है वो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आए समझ में। और एक जो होता है राज्यसभा वहाँ का, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। तो जो भारत में लोकसभा है वो ब्रिटेन में बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो भारत का राज्यसभा है वो ब्रिटेन में बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन, आए समझ में। तो उस समय पूरे भारत, पूरे दुनिया में ही जनरल और डायर का किया गया जो काम था वो उसका विरोध हो रहा था। लेकिन हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स था उसका लोकसभा जो था ना, वो जनरल डायर का समर्थन कर रहा था, ठीक है। और 26,000 पाउंड ना उसको जमा किया था इनाम देने के लिए, और इनाम दिया कि बहुत बढ़िया काम तुम किया है, समझ रहे। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन जो था ये इसका विरोध किया था कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है, मानवता के खिलाफ ये घटनाएं हैं। लेकिन ये क्या किया था, समर्थन किया था, ठीक है साहब। उसके बाद इसकी जांच करने के लिए ना एक कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी का नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था इसका, हंटर आयोग का गठन किया गया था। और हंटर आयोग में ना 3 भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था, जिसमें सदस्य थे चीमन लाल सीतलवारा। कौन थे, चीमन लाल सीतलवारा, साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद, यहाँ डॉट एक्स्ट्रा पर गया है, और जगत नारायण। 3 व्यक्ति शामिल थे। तो याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ सकता है कि हंटर आयोग में निम्नलिखित में से कौन कौन भारतीय शामिल थे, ठीक है। तो याद रखना है चीमन लाल सीतलवारा, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज ने डायर को क्या किया था, मदद किया था, समझ रहे हैं। यही बहुत हरामी आदमी बुझाता है, नाम भी लग रहा है उसे, चलिए आदमी सही नहीं है ये। चलिए, कांग्रेस इसकी जांच के लिए देखिए, ये बना अंग्रेजी सरकार के तरफ से, ये जो हंटर आयोग बना ना, ये अंग्रेजी सरकार के तरफ से बना इसकी जांच के लिए। लेकिन कांग्रेस इस पर भरोसा नहीं कर रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि उलट पुलट करके किसी तरह इसको क्या कर देगा, नीपापोती कर देगा। इसीलिए करके कांग्रेस खुद जांच के लिए एक अपनी कमेटी बनाई थी, ठीक है ना। और कांग्रेस की जो जांच के लिए कमेटी बनी थी उसमें मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनी थी। और उस कमेटी में मदन मोहन मालवीय शामिल तो थे ही, इसके अलावा नेहरू और गांधी जी सहित 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी, ठीक है साहब। इस घटना के समय जो वायसराय थे कौन थे, जेम्स फोर्ड थे। और अभी आपको बताए थे कि 6 अप्रैल 1917 को रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्यपाल और किचलू क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और बाद में जाकर के 9 अप्रैल 1913 को इन्हें क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर 10 अप्रैल 1919 को लोग सड़क पर उतर गए थे, यही बात बताए। और 10 अप्रैल को जब सड़क पर उतरे थे तब उन लोगों पर पहली बार गोली चलाई गई थी। और गोली जब चलाई गई तो वहाँ पे लोग मरे भी थे, जिसके कारण 13 अप्रैल को ये लोग सभा करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए एक सभा का आयोजन किया था। वो 13 अप्रैल 1919 को डबल टाइपिंग हो गया, ठीक है। और इसी दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है साहब। और जालियांवाला बाग जो था ना, ये जल्ली नामक व्यक्ति की क्या थी,
संपत्ति थी जल्ली नामक व्यक्ति का। जो जलियांवाला बाग था किसका था? वो जल्ली नामक व्यक्ति का था। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स डायर का क्या क्या था? समर्थन किया था और 26,000 पाउंड क्या दिया था उसको? इनाम में दिया था। ठीक है साहब। और हाउस ऑफ कॉमन जो था वो डायर का क्या क्या था? विरोध किया था। बाद में जाकर के जनरल ओ डायर को, जो डायर आदेश दिया था गोली चलाने का, 1940 में जाकर के, भारतीय है साहब, प्योर भारतीय है, 1919 में घटना हुई और उस बात को ठान लिया था कि बदला लेके रहेंगे। और 1940 में जाकर के उद्धम सिंह साधु का वेश बना करके और गीता का किताब ले लिए और बीच में रिवॉल्वर का डिजाइन के जैसा काट करके उसमें रिवॉल्वर रख करके किताब बंद कर लिए, पता ही नहीं चलेगा क्या जा रहा है। और जब लंदन में एक धर्म सम्मेलन हो रहा था, उसका मुख्य अतिथि जो था जनरल डायर था। समझ रहे हैं? मुख्य अतिथि धर्म सम्मेलन, हाँ जनरल ओ डायर, हाँ जनरल ओ डायर। और जब इसको इस अतिथि के रूप में बुलाया गया ना उस सम्मेलन में, तो फिर ये जब गए थे उसमें भाग लेने के लिए, तो इन्हें जब भाषण देने के लिए बुलाया गया तो सामने बैठा हुआ था जनरल ओ डायर और फटाफट देना शुरू कर दिए। तो उद्धम सिंह 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को क्या हो गया? डायर क्या कर दिए? हत्या कर दिए। कहाँ में? लंदन में एक धर्म सम्मेलन हो रहा था उसमें जाकर के। और बाद में जाकर के उद्धम सिंह को 31 जुलाई 1940 को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दी गई। ठीक है साहब। और ऑप्शन में दिया हुआ था शायद गांधी जी के बारे में, तो उसमें लिख दिए एक लाइन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। चलिए साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को जालियांवाला बाग से ध्यान में रखना है। आप देखिए कि कमोबेश क्या कहते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसमें लगभग जालियांवाला बाग का 90% चीज़ें हैं वो समाहित हो चुका है, पूरी कहानी समाहित हो चुका है। समझ रहे हैं? तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप कम से कम उतना सवाल कर लीजिएगा कि आप रिजल्ट में शामिल हो जाएंगे। और नहीं, जिनको ये लग रहा है कि बिना पढ़े ही रिजल्ट हो जाएगा, तब तो कोई बात नहीं है साहब। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा इसका आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साहब, इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज, या इंग्लिश में बोलेंगे द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एकदम देखिए बिल्कुल आपको हर किताब में यही मिलेगा लिखा हुआ, इंग्लिश में द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, लेकिन सवाल पूछ दिया हिंदी में भारत सेवक समाज। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इसका जो है इसकी जो स्थापना के कौन किए थे? गोखले किए थे। कब किए थे? 1905 में। और इसको गठन करने में जो मदद किए थे वो एमजी राणा डे किए थे। कौन किए थे? एमजी राणा डे किए थे। और ये जो बना था द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था देश सेवा के भाव को जगाना और संवैधानिक रूप से स्वशासन की मांग करना। शब्द देखिए, संवैधानिक रूप से, मतलब क्या? इस तरह से मांग करना स्वराज का, स्वशासन का, आज़ादी का, जिससे कि संविधान का उल्लंघन भी नहीं हो, उस संविधान का जो अंग्रेजों के द्वारा भारत के शोषण के लिए बनाया गया था। तो इसी के कारण से, क्योंकि गोखले जैसे लोग नरम दल के नेता थे, इसीलिए करके बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि ये भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक है साहब, कि जब आप संवैधानिक तरीका का यूज करिएगा तो सरकार पर फर्क क्या पड़ेंगी? बताइए, कोई फर्क पड़ेंगी क्या? नहीं पड़ेंगी। चलिए, गोखले ने हितवादी और नेशन नामक पत्रिका क्या किए थे? जारी किए थे। गोखले हितवादी और नेशन नामक पत्रिका जारी किए थे। आपको 1-2 सवाल पत्रिका से भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी राणा डे थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी राणा डे थे। आए समझ में बात? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी राणा थे। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गोखले 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे।
इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गोखले की जो मृत्यु हुई कब हो गई? 1915 में हो गई। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऑप्शन में आपका था एक भगत सिंह, तो थोड़ा सा भगत सिंह से भी जुड़ा हुआ चीज़ें हम लोग डाल दिए, जैसे 66वीं वाला में भी डाला हुआ था, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हर में डाल दें। अगर हम बचना चाहते तो टाइप से भी बचना चाहते, लिखने से भी बचना चाहते तो नहीं डालते, बोल देते 66वीं में देख लीजिए, है कि नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि उतनी बार रिपीट हो जाए आपके सामने में कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। चलिए साहब, आप देखते हैं कि एक बच्चा क्या होता है कि 2 साल का बच्चा रहता है, 2.5 साल का बच्चा रहता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, ओ क्या होता है, मौ क्या होता है, कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसको घर के लोग रटवा रटवा करके मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ये कह कह करके उसको क्या कर देते हैं, रटवा देते हैं। लेकिन मछली का मोह भी उसको पता नहीं होता है। तो जितनी बार आप रिपीट करिएगा उतनी बार चीज़ें आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी, दिमाग में रहेंगी। चलिए, भगत सिंह का जो जन्म हुआ है 27 सितंबर 1907 को हुआ था। 1926 में भगत सिंह एक सभा का गठन किए थे जिसका नाम था नौजवान सभा, और ये एक तरह से समझिए राष्ट्रवादी गर्म दल के ये भी नेता थे, और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए, सरकार को आतंकित करने के लिए ये असंवैधानिक तरीका अपनाते थे, मतलब हिंसा का राह अपनाए थे भगत सिंह, और इसीलिए इन्होंने नौजवान सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। 1928 में इन्होंने, भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखिएगा, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किए, और इसके प्रमुख सदस्य किसके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य जो थे वो कौन थे, छबील दास, यशपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चंद्र बोहरा, ये सारे इसके प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। ठीक है साहब। चलिए, भगत सिंह मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध एवं ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर के केंद्रीय विधानसभा में क्या कर दिए थे, बम फेंक दिए थे। ठीक है साहब, कि पब्लिक सेफ्टी बिल और मौलिक अधिकार को लेकर के, जिस तरह से मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा था और मौलिक अधिकार को कम करने के लिए एक विशेष प्रकार की बिल लाई गई थी, ठीक है ना साहब, इसी वजह से इसी के विरोध में भगत सिंह खाली असेंबली में बम फेंके थे, और वो कहे थे कि ये बाहरी सरकार को, किसी का जान लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस बाहरी सरकार को सुनाना है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है साहब। और बाद में जाकर के भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। ठीक है साहब। भगत सिंह ने कुछ नारे लगाए, जिसमें देखिएगा कि साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद, ये सारे नारे वो दिए थे। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है, देखिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा अधिक है, लेकिन इतना है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो रिजल्ट में 120 125 करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी टॉपिक अगर पूछा है तो प्रयास है कि मेरा 70-80% सवाल वहाँ से लपेटे में आ जाए, इसीलिए करके डिस्क्रिप्शन बड़ा होगा। लेकिन ये बोलिएगा कि सर इतना नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है ना, तो ये अधिकारी लेवल का जो चीज़ें हैं ना, सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सीधी बात है। आप बोलिएगा सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप 24/7 ड्यूटी करने वाले अधिकारी बनेंगे, और आप बोलिएगा कि सर नहीं हो पा रहा है, तो फिर दिक्कत है साहब। चलिए, अगला देखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आंसर क्या होगा साहब? आंसर इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ये काकोरी ट्रेन को लूटे थे। मतलब ये ट्रेन जो थी खजाने से भरा हुआ सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, और इसी बीच में एक काकोरी गांव पड़ता है, उसी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये सारे मिलकर के इस ट्रेन को क्या कर लिए थे, लूट लिए थे। ठीक है साहब।
और जिसके कारण इन पर मुकदमा चलाया गया था काकोरी कांड का, और बाद में जाल करके इन चारों को फांसी दे दिया गया था। और कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता में जो फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान थे वो अशफाक उल्लाह खां ही थे। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान वो अशफाक उल्लाह खां ही थे। ठीक है साहब, चलिए कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाते समय काकोरी स्टेशन पर ट्रेन लूटे थे ये लोग, और इसमें इनके जो सहयोगी थे राम प्रसाद बिस्मिल के, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ठीक है साहब, और 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल सहित इन चारों लोगों को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। और इसी समय राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना गीत गाए थे। याद रखिएगा कि सरफरोशी की तमन्ना ये फांसी पर चढ़ते समय गीत गाए थे, ना कि इस गीत को लिखे थे। समझ रहे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अच्छा, लिखे कौन थे ये गीत को? हाँ, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी बिहार के थे, और ये 1921 ईस्वी में इस गीत को लिखे थे। बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, ठीक है ना, 1921 में इस गीत को लिखे थे। ये भी सवाल आप देखिएगा कि 66 में पूछा गया था। चलिए, और ये सभी जो आप देख रहे हैं, अशफाक उल्लाह खां, क्या कहते, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सारे जो थे किसके सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये सदस्य थे। चलिए साहब, इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? आंसर क्या होगा? इंडिया फॉर इंडियंस मतलब भारत भारतीयों के लिए है। आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? CR दास, चितरंजन दास। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है कि चितरंजन दास ने लिखे कौन सी किताबें? इंडिया फॉर इंडियंस मतलब भारत भारतीयों के लिए है। ये अंग्रेज को कहना चाह रहे थे, भारत जो है ये भारतीयों के लिए है। ठीक है साहब, चलिए यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस ये चितरंजन दास के द्वारा किताब लिखी गई थी 1917 में। 1917 में ये किताबें लिखी गई थी। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु जेल होने के कारण उनके स्थान पर हकीम अजमल खां अध्यक्षता किए थे। ये भी सवाल भी आई है, कई बार सवाल ये भी पूछा गया है कि 1921 ईस्वी में जब अहमदाबाद का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो उस समय जो अध्यक्ष चुने गए थे चितरंजन दास चुने गए थे 1921 में भी, लेकिन ये जेल में थे जिसके कारण इनके जगह पर जो अध्यक्षता किए थे कौन के थे? हकीम अजमल खां किए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है साहब, फिर 1922 में भी जाकर के ये कांग्रेस के अध्यक्ष गया अधिवेशन जो हुआ था उसमें चुने गए थे। गया में जो 37वां अधिवेशन हुआ था, ये बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन बिहार में जो हुआ था वो 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, बांकीपुर पटना में हुआ था और RN माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये जो गया में हुआ था ये 37वां था। गया में कौन था? 37वां अधिवेशन गया में हुआ था और इसके भी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? चितरंजन दास चुने गए थे। और गया अधिवेशन में ही चितरंजन दास कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए थे। इसलिए छोड़ दिए थे कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनका ये कहना था कि क्योंकि उस समय केंद्रीय विधानसभा का चुनाव चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मतदान देने का अधिकार दिया गया था और इसमें चुनाव लड़ने के लिए भी कहा गया। तो कांग्रेस पार्टी दो खेमे में बढ़ चुकी थी ये केंद्रीय विधानसभा के चुनाव के मुद्दों को लेकर के। एक खेमा था मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास का, और एक था दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी थी। तो दोनों में ये था कि जो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे ये कहना चाह रहे थे, देखिए साहब, ये जो विधानसभा चुनाव है हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे और भाग लेने के बाद हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में जीत करके जाएं। और जीत करके जब जाएंगे ना, सरकार में के अंदर चले जाएंगे, सरकार के सिस्टम में प्रवेश कर जाएंगे, तो प्रवेश करने के बाद जब भी भारत विरोधी कोई कानून लाया जाएगा,
भारत विरोधी किसी भी प्रकार की योजनाएं लाई जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको पास ही नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ में वोट कर देंगे। फिर वो बिल आएगा ही नहीं, वो अधिनियम बन के आएगा ही नहीं। और जब बन के नहीं आएगा तो भारतीयों का शोषण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको पता था कि इतना जल्दी अंग्रेज आज़ाद करने वाला है ही नहीं, तो कम से कम भारतीयों को शोषण से बचाया जाए, इनका ये कहना था। लेकिन बाकी जो कांग्रेस पार्टी थी उनका कहना था नहीं साहब, हमें अब केवल आज़ादी चाहिए, किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं चाहिए, हम चुनाव का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसी बात को लेकर के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में मतभेद को लेकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, इस्तीफा दे दिए। और 1923 में जाकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे इलाहाबाद में। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर बाद में जाकर के चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है 16 जून 1925 को, जिसके कारण स्वराज दल धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। ठीक है साहब, इतना पॉइंट याद रखेंगे। फिर एक ऑप्शन में आपका था बी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक किताबें हैं वो किनके द्वारा लिखा गया? बी.डी. सावरकर के द्वारा। 1904 में महाराष्ट्र में बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। और इस संस्था के जो सदस्य पी.एन. बापट थे, वो बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ चले गए थे? पेरिस गए थे। ठीक है साहब, इतना पॉइंट याद रखिएगा। बाकी बी.डी. सावरकर से जुड़ा हुआ 66वीं में भी चीज़ें डाले हैं। चलिए, एक ऑप्शन था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये बंगाली, ए नेशन, देखिए केवल नेशन रहेगा तो क्या बोले भी, गोपाल कृष्ण गोखले। और रहेगा ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, ये पत्रिका पूछेगा तब क्या बोलेंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कई जगह आपको एस.एन. बनर्जी शॉर्ट में लिखा मिलेगा। चलिए, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन किए थे। और काफ़ी वीवीआई है, काफ़ी वीवीआई, हो सकता है कि इसी बार छप जाए। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता था। ठीक है साहब, इतना पॉइंट याद रखेंगे। फिर देखिएगा एम.जी. रानाडे। तो एम.जी. रानाडे 1867 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन की? एम.जी. रानाडे की है। और 1887 में जाकर के देखिएगा कि इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। ठीक है, और एम.जी. रानाडे गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है साहब, इतना पॉइंट एम.जी. रानाडे से हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? और एम.जी. रानाडे प्रार्थना समाज जो आत्माराम पंडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चलिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आंसर क्या होगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ज्योतिबा फूले। आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले हो जाएगा। देखिए, ज्योतिबा फूले जो थे ये माली जाति के थे, और ये एक तरह से समझिए कि जो सत्यशोधक समाज था ये धार्मिक सुधार के लिए बनाया गया संगठन था, धार्मिक सुधार के लिए बनाई गई ये संस्थाएं थी। ये इसलिए था क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में कई तरह की कर्मकांड, कई तरह के अंधविश्वास फैले हुए थे। दूसरी बातें, हिंदू धर्म जो था वो ब्राह्मण का श्रेष्ठता था कि पूजा करेगा या किसी प्रकार का क्या कहते हैं धार्मिक कार्यों का आयोजन करेगा, तो उसमें भागीदारी जो हुआ करती थी ब्राह्मणों की हुआ करती थी। पूजा करवाने का कार्य जो था ब्राह्मणों का था। इसी के कारण ज्योतिबा फूले जो थे ना, ब्राह्मणों का कड़ा विरोध किया, काफ़ी विरोध किया कि इसमें संस्कृत पढ़ने की बात हो या पूजा पाठ करने की बात हो, मंदिर जाने की बात हो, हिंदू के हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, ये चीज़ें बोल रहे थे। ठीक है, इसी लेकर के ये ब्राह्मण का पूरा विरोध किए थे, कड़ा विरोध किए थे। आज समझ में ना? और इसी वजह से ब्राह्मण का जो चिन्ह है राम, प्रतीक चिन्ह क्या है? राम, उसके विरोध में इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह राजा बलि को बनाया। किसे बनाया? राजा बलि को बनाया, उनके विरोध करने के लिए। आज समझ में बात?
चलिए अब थोड़ा सा जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका उस देख लेते हैं हम लोग। चलिए साहब, क्या हुआ नीतीश? अब जो भी हो, हमारा जो काम है, जो कर्तव्य है, वो तो हम करते जाएंगे, ठीक है। यही अगर कम रहता, सवाल नहीं आता, तो आप ही बोलते कि सर आप जो पढ़ाए थे सवाल उससे कहाँ आया, और उतना डाल दिए कि सवाल इससे बाहर ना जाए। तो फिर मेहनत तो आप अधिकारी बनिएगा साहब, आपको जिला का एक तरह से समझिए मालिक बनाया जाएगा। तो क्या समझते हैं, इतनी सस्ती नहीं है जितना आप सस्ता समझ रहे हैं, और उतना हार्ड भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? चलिए ज्योतिबा फूले के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ज्योतिबा फूले का जो जन्म हुआ था ना, का जन्म छूट गया है, जन्म 11 अप्रैल 1827 को कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ। ये माली जाति से थे। किस जाति से थे? हाँ, माली जाति से थे ये। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और ब्राह्मण का विरोध करने के लिए इन्होंने राम के जगह पे राजा बलि को क्या बनाया? प्रतीक चिन्ह बनाया। और इनकी पत्नी जो थी सावित्रीबाई फूले, ये प्रथम बालिका स्कूल पुणे में बनाई थी। और काफ़ी भी आई है कि पूछा जाएगा कि महिलाओं के लिए प्रथम बालिका स्कूल जो बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखिएगा कि ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उनके द्वारा बनाया गया। और सामाजिक कार्यों के लिए ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है साहब? चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा ऑप्शन आपको इसमें था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ऑप्शन था, तो इससे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, मूल शंकर। और 1875 ईस्वी में इसने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की है? बॉम्बे में की है। ठीक है साहब? और आर्य समाज में लड़का का जो विवाह का आयु था ये 25 वर्ष रखा गया, और लड़की का 16 वर्ष रखा गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये जो आर्य समाज था ये टोटली एक तरह से समझिए धार्मिक सुधार के लिए तैयार किया गया था। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उस कुरीतियों को दूर करने के लिए, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ठीक है, इन सारों के लिए तैयार किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का क्या किया? नारा दिया। ठीक है साहब? और इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। जबकि आप विवेकानंद का देखिएगा तो वो मूर्ति पूजा का क्या किए थे? समर्थन किए थे। ठीक है साहब? इतना पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अब गांधी जी की बात आई तो थोड़ा सा गांधी जी से जुड़ा हुआ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। उसमें 66वीं में भी हम लोग देखे थे, थोड़ा सा इसमें, लेकिन दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं फैक्ट। गांधी जी 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ की संघ की स्थापना कहाँ की थे? पुणे में किए थे। इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं और कुछ किताबें हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा। हरिजन, यंग इंडिया, ठीक है साहब, यंग इंडिया। उसके बाद देखिए दो है, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया और यंग इंडिया। इस दोनों में आप कंफ्यूज करिएगा। ठीक है साहब? तो न्यू इंडिया जो लिखी थी वो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है साहब। और यंग इंडिया जो लिखे थे ये गांधी जी लिखे थे। तो लॉजिकली अगर गांधी जी को अगर आप याद कर लेते हैं फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ये पत्रिकाएं पूछती है ना तो दोनों ऑप्शन में मिलेगा एकदम बिल्कुल, इसमें कोई बेट नहीं रहेगा। इसीलिए करके याद रखिएगा कि गांधी जी थे ओल्ड मैन। कैसा मोन थे? ओल्ड मैन। इनकी जो भी फोटो है, प्रतिमा है, कौन सा वाला है? बूढ़ा वाला है कि नहीं? गांधी जी थे ओल्ड मैन और पत्रिका निकाले यंग वाला। अपने थे ओल्ड लेकिन पत्रिका निकाले यंग वाला। आए समझ में? इस तरह से लॉजिकली याद रखिएगा कि ओल्ड व्यक्ति यंग वाला पत्रिका निकाले थे, तो आपको लॉजिकली याद रहेगा। अब फिर न्यू इंडिया तो फिर ऑटोमेटिक आप इसको मार दीजिएगा। आए समझ में? चलिए, तो यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब मेरा सत्य के साथ प्रयोग, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, हिंदी में भी डाल सकता है वो। ये किताबें थे, ये पुस्तक थी, बाकी सब क्या था? पत्रिका था। ठीक है साहब? इस बात को ध्यान में रखेंगे। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता
राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता का उपाधि जो दिए, कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर अंबेडकर जी हैं ऑप्शन में, थोड़ा सा उनसे भी जुड़ा हुआ चीजें। चलिए साहब, तो अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है साहब, 1936 में इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन मुंबई में इन्होंने 1924 में किए थे और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ और जिसके कारण अंबेडकर जी जो अलग प्रतिनिधित्व की जो मांग थी, अलग प्रतिनिधित्व की मांग हरिजनों के लिए, उसको क्या कर लिए थे? वापस कर लिए थे। कारण ये था कि अंबेडकर जी का ये कहना था कि जिस तरह से दलितों का शोषण, अछूतों का शोषण जो भारत में हो रहा है, उसके लिए ब्रिटिश सरकार से यह मांग कर रहा था कि दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए, जिस तरह से मुसलमानों के लिए किया गया है। तो गांधी जी का कहना था, देखिए साहब, अगर आप अलग से प्रतिनिधित्व की मांग करिएगा तो अंग्रेज का तो काम ही है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अलग कर करके राज करना। ये तो उसका स्वभाव ही अंग्रेजों का। एक तो मुसलमानों को अलग कर दिया, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसको ला करके मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी। तो मुसलमान को तो हिंदू से अलग कर दिया, धर्म के नाम पर तो बढ़ दिया। अब बचा हिंदू, तो हिंदू में भी अब जाति के नाम पर तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। और आप जो दलित का मांग कर रहे हैं, दलित के लिए अलग क्या कहते हैं, निर्वाचन की मांग, तो ये भी क्या होगा कि दो भागों में हिंदू बट जाएगा और अंग्रेज इसका फायदा उठाएगा। इसीलिए जो अंबेडकर जी का जो मांग था, इसका विरोध गांधी जी कर रहे थे और गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। और जिसके कारण अनशन पे जब बैठ गए तो अंबेडकर जी उस मांग को क्या कर दिए? वापस ले लिए। क्योंकि उस समय गण्यमान्य लोग थे गांधी जी, बड़ा चेहरा थे भारत के, है कि नहीं? थोड़ा भी मुंह फुला लेते थे तो पूरे भारत में पता चलता था गांधी जी का मुंह फूल गया, है कि नहीं? तो इसी वजह से, और कोई जो मुंह फुलवाने में क्या कहते हैं योगदान था जिसका, या जो भी मुंह फुलवाने का कारण हुआ करते थे, उनके प्रति भारत के लोग बड़ा अजीब ढंग से देखा करते थे, समझ रहे? इसीलिए करके अंबेडकर क्या कर लिए? इस मांग को वापस कर लिए। ठीक है, और ये जो समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ, ये मांग को जो वापस किए, ये कहलाया कौन सा समझौता? पूना समझौता या पूना पैक्ट कहलाया। ठीक है सर, इस बात को याद रखेंगे। अंबेडकर जी की कुछ कृतियां हैं, जो किताबें हैं, शूद्रों की खोज, ठीक है साहब, अछूत कौन और कैसे, ठीक है, ये इनकी किताबें थी। चलिए साहब, इतना पॉइंट यहां से हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? एनी बेसेंट थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ये आयरिश महिलाएं थी, ये आयरलैंड से आई थी। ठीक है, इसीलिए करके याद रखिएगा, ये आयरिश महिलाएं थी, आयरलैंड से आई थी। 1893 ईस्वी में ये भारत आई थी। ठीक है साहब, और भारतीय स्वतंत्रता में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और कांग्रेस के अधिवेशन जो था वो कोलकाता अधिवेशन में 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय शब्द जोड़ दें तब याद रखेंगे सरोजनी नायडू। क्या याद रखेंगे? सरोजनी नायडू। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब, अब इससे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए साहब, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। जबकि पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तब बोलेंगे सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में। ठीक है साहब, और कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। अब देखिए, सरोजनी नायडू से जुड़ा हुआ एक दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ था ना,
13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। ठीक है साहब। 1895 होगा। 1895 में निज़ाम के छात्रवृत्ति पर ये इंग्लैंड पढ़ने गई थी। जो हैदराबाद का शासक था निज़ाम, वो इनको छात्रवृत्ति दिए थे और उन्हीं के छात्रवृत्ति पर ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई थी। और इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट याद रखिएगा कि ये यूपी राज्य के प्रथम राज्यपाल तो बनी और पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल ये थी। पूरे भारत की किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला ये राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी? यूपी की बनी थी। सरोजिनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, जिनके गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के भी राजनीतिक गुरु थे। चलिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय आगा खां पैलेस पुणे में इनको रखा गया था। तो याद रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ रखा गया था। तो याद रखिएगा कहाँ रखा गया था? पुणे में रखा गया था। ठीक है, आगा खां पैलेस में। ठीक है, गांधी जी को भी रखा गया था। सरोजिनी नायडू, गांधी जी दोनों इसी जेल में थे, क्या कहते हैं, आगा खां पैलेस में। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल पटना में। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए कि गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में और सरोजिनी नायडू को भी। ठीक है, गांधी जी के भी राजनीतिक गुरु गोखले और सरोजिनी नायडू के भी राजनीतिक गुरु गोखले हैं क्या? हाँ, चलिए। उसके बाद देखिएगा कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट आयरिश महिलाएं थी, आयरलैंड की, जो 1893 में कहाँ आई थी? भारत आई थी। और याद रखिएगा कि 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, अब्दुल्ला नामक जो व्यापारी था उसका केस लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए, चीज़ें एक दूसरे से लिंक करके याद रखिएगा तो लंबा समय तक चीज़ें आपको याद रहेगा। चलिए, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? मद्रास में की थी। और एनी बेसेंट की कुछ पत्रिकाएं थी जिसमें आपको कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, अभी जस्ट ही चर्चा किए हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चीज़ें इतनी बार रिपीट होंगी, अगर आप देख लीजिएगा 2-4 बार तो छप जाएंगी। लेकिन अगर आप पहले ही सोच लीजिएगा इतना, तो ये भी सोचिए कि कितना बड़ा अधिकारी बनिएगा। ये भी तो सोचिए ना, ये भी तो कभी सोचते नहीं हैं। चलिए साहब, अगला देखिएगा कि कांग्रेस के 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो की है नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है साहब। अब देखिए, कांग्रेस की आज़ादी से पहले 3 महिला अध्यक्षता किए हैं। 3 महिला। एक देखिए 1917 में, ये कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट थी ये, और कहाँ? ये कोलकाता में, कोलकाता, एनी बेसेंट। फिर देखिए 1925 में ये सरोजिनी नायडू और ये कानपुर। फिर तीसरा देखिए 1933 में ये नलिनी सेन गुप्ता। कौन थे? एन सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। और ये देखिए कहाँ? कोलकाता में। ये 3 महिला आज़ादी से पहले कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं। तो आपको याद रखना है। तो देखिए 1917 में 8 वर्ष जोड़ दीजिए और फिर 8 वर्ष जोड़ दीजिए। 17 में फिर 8 वर्ष के बाद, अब फिर 8 वर्ष के बाद। देख रहे लॉजिकली 3 महिला 17 में शुरू हुई, फिर 8 वर्ष के बाद, फिर 8 वर्ष के बाद। ठीक है, उसके बाद जो भी अध्यक्षता हुआ देखिए जिसमें का लगा हुआ है उसी जगह में, कोलकाता, कानपुर, कलकत्ता, कोलकाता, कानपुर, कलकत्ता। ठीक है, इस तरह से लॉजिकली याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर क्या हो जाए? कैप्टन स्लीमन। और ये जो हुआ था 1830 ईस्वी में, जिस समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड बेंटिक थे। उस समय ये ठगों का उन्मूलन किए थे। और ये चीज़ें पिछले भी 66वीं में भी था। और ये जो ठग लोग थे ना, ये देवी काली का पूजा क्या करते थे।
समझ रहे, और धार्मिक रूप से लोगों को बहला फुसला करके ये ठगा करते थे, ठीक है साहब। तो इसीलिए करके ये इसका जो अंत किया कैप्टन स्लीमेन किया था, और जो उस समय गवर्नर जनरल थे बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और इसको समाप्त कब किया गया था? 1830 में किया गया था। चलिए साहब, इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। 1803 में जो विलियम बेंटिक था, ये तो स्लीमेन इसका किया था, ठीक है साहब। और स्लीमेन किसके समय? विलियम बेंटिक के समय में। और विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक बंगाल के गवर्नर जनरल और फिर 1833 के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसी के समय में 1806 में जातिगत चिन्ह के प्रयोग एवं कान में बाली पहनने पर क्या लगाया गया था? रोक लगाया गया था, ठीक है साहब। और इसी के समय वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भारतीय लोगों का एक धार्मिक चीज़ें था कि कान में बाली पहनता था, जातिगत चीज़ें जैसे गला में कुछ पहनना, हाथ में कुछ बांधना, धार्मिक चीज़ें, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि अंग्रेजों का काम ही था कि एक तो शासन करना, शोषण करना, दूसरा धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का। और जब भारतीय अथाह रूप से अपने धर्म को मान रहा हो, हिंदू धर्म को मान रहा हो, उसके पर चिन्हों का प्रयोग कर रहा हो, तो उसको लगता था कि चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए इस पर यह रोक लगाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वेल्लोर का सैनिक जो था इसके खिलाफ में विरोध कर दिया। चलिए, चार्टर अधिनियम 1833 में भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वो विलियम बेंटिक को बनाया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में संवैधानिक रूप से सती प्रथा का क्या हुआ था? अंत हुआ था। सती प्रथा के बारे में बताए थे कि किसी भी महिलाओं की पत्नी महिलाओं का जो पति था वो जब मर जाता था ना, तो उस पुरुष के चिता के साथ जब उसको जलाया जाता था तो उस महिला को भी जलाया जाता था, चाहे आप जलना चाहिए या नहीं चाहिए। उस समय का समाज ही इस तरह से बना हुआ था कि उसको ज़बरदस्ती भी जलाया जाता था, ऐसा चलाता था। और कोई विधवा रह गई ना तो उसके साथ भेदभाव बहुत होता था, गांव से निकाल दिया जाता था, कोई काम नहीं देता था, उसको देखना लोग अशुभ मानता था, सार्वजनिक स्थल पर जाने से उसको मना करता था, कोई रोजगार नहीं देता था। जिसके कारण राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में विलियम बेंटिक क्या संवैधानिक रूप से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम बनाया गया वो विलियम बेंटिक के ही शासनकाल में मैकाले समिति की अनुशंसा पर। चलिए, उसके बाद याद रखिएगा कि विलियम बेंटिक के समय में ही शिशु बालिका की जो हत्या है उस पर क्या कर लिया गया था? रोक लगा दिया गया था, ठीक है साहब। इतना पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कई बार हम लोग चर्चा किए हैं कि प्लासी का जो लड़ाई हुआ था इसमें ये सेनापति थे और जीत गए थे, और 1757 में बंगाल के बनने वाले पहले गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर, ठीक है। और इसी के समय में बाद में जाकर के फिर जब ये 65 में आए तो 65 में फिर इन्हें गवर्नर बनाया गया, 65 से 67 तक। और इसी बीच में अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि, एक संधि अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला उसके साथ, और एक संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उसके साथ, ठीक है साहब। इस संधि में जो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला उसे चुनार का किनार, कुछ चुनार का किला और भी कुछ क्षेत्र ले लिया था, जबकि शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया पेंशन पर भेज दिया था, ठीक है साहब। ये 66 में भी किए, कई बार बोले, इतना बार बोले हैं कि अब याद हो जाना चाहिए। चलिए साहब, इस संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। और द्वैध शासन व्यवस्था जो 1765 में बंगाल और बिहार में लागू हुआ था, इसको लेकर के जो कार्नवालिस था वो क्या कहा था कि पूरे दुनिया में इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी निंदनीय सरकार नहीं बनी है, ना कभी बनेगी, जो 1765 से 72 के बीच में सरकार बंगाल में काम की है। क्योंकि इतना शोषण किया गया था, इतना शोषण किया गया था कि केवल इसका काम था लूटना। आए समझ बात। बाकी चीज़ें द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग 66 में चर्चा कर चुके हैं कि क्या द्वैध शासन व्यवस्था था इसके बारे में। चलिए साहब, देखिए, जो भी लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं या पिछले चीज़ें नहीं पढ़े हैं, प्रयास करिए उसको पढ़िए। कारण है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा होगा कि वहाँ पर जो पढ़े हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रिप करेंगे। चलिए साहब, और ये द्वैध शासन व्यवस्था के तहत बिहार का जो दीवान था सिताब राय को, और बंगाल का उप दीवान जो है किसे, रजा खां को नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई में क्या था, अंग्रेजी सेनापति था। और रॉबर्ट क्लाइव 1774 में जाकर के क्या कर लिया था,
आत्महत्या कर लिया था। अंग्रेजी सरकार के दबाव में ये गवर्नर रहते हुए जिस तरह से द्वैध शासन लागू किया था और जिस तरह से लोगों का शोषण किया था, बाद में जाकर के लोगों को अफसोस होता है। जब किसी बच्चा को आप मारते होंगे घर में ना, तो गुस्सा में मार लेते होंगे, बाद में पता अफसोस होता होगा बेकार मारे थे, समझ रहे, बहुत देर तक अफसोस होते रहता है। इसी तरह से ये 72 तक तो यहाँ पर लागू हुआ, 72 में जाकर के वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और रॉबर्ट क्लाइव को बाद में जाकर के अफसोस हुआ था कि बहुत गलत काम किए थे बंगाल में, और उन्होंने इसके कारण क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो कई बार सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर था जिसने ब्रिटेन जाने के बाद क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, तो बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव। सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटेन जाने के बाद महाभियोग लगाया गया, क्या बोलेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है साहब, इतना पॉइंट याद रखेंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? हाँ, अफगानिस्तान के प्रति हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, सारी चीजें पढ़े हुए हैं। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड लीटन। आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड लीटन, इसका आंसर होगा। चलिए साहब, इससे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉर्ड लीटन जो था 1876 से लेकर के 1880 तक ये भारत में वायसराय के रूप में कार्य किया। ठीक है, और इन्होंने अफगान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई, मतलब पूरी तरह से अफगान को ये चाह रहा था कि आक्रामक रूप से अपने अधीन कर लें। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ 1839 से लेकर के 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के शासन काल में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर के 1879 के बीच में हुआ था और यह युद्ध गंडमक की संधि के तहत क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और इस युद्ध का कारण था कि अंग्रेज जो था ना, ये अपने कुछ व्यापारिक फरमान को लेकर के अफगानिस्तान के ना शासक के पास भेजा था, क्योंकि उस समय अंग्रेज पूरा विस्तारित हो चुका था, पूरे साम्राज्य भारत में उसका विस्तरित हो चुका था और अंग्रेज खुद को सर्वे सर्वा मांग रहा था और ये सोच रहा था कि हम किसी भी राजा महाराजा को जो फरमान भेजेंगे ना, वो हमारा फुलफिल कर देगा मेरे डर से। लेकिन अफगानिस्तानी जो शासक था उस समय, उसको जब ये भेजा व्यापारिक उद्देश्य को लेकर के, कुछ फरमान को लेकर के, तो वो शासक व्यापारिक फरमान जारी करने के बदले, ये तो छोड़ दीजिए जारी तो किया ही नहीं, बल्कि जो इसका जो राजदूत था ना, राजदूत को खैबर दर्रा में घुसने से मना कर दिया कि खैबर दर्रा में घुसने तोरा नहीं देवेंगे, समझ रहे बात को, जिसके कारण इसको गुस्सा आ गया अंग्रेजों को और ये युद्ध करना शुरू कर दिया और बाद में जाकर के गंडमक की संधि के तहत ये युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। द्वितीय युद्ध के समय अफगानी शासक जो था कौन था, आमिर शेख अली था। यही आमिर शेख अली जो था ना, खैबर दर्रा में अंग्रेजवा के राजदूत के घुसने से भी मना कर दिया। खैबर दर्रा में घुसा ना, उठा के फेंक देंगे, है कि नहीं, घुसना नहीं है, जिसके कारण बाद में झेला भी। लीटन के समय मार्च 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर एक्ट, कौन सा एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत भारतीय पत्रकारों पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्योंकि भारतीय पत्रकार, आप देखिए कि जो भी राष्ट्रवादी हमारे नेता हैं, चाहे गोखले हों, क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय हों या फिर बाल गंगाधर तिलक हों या जो भी लोग हैं, चित्तरंजन दास हों, सारे लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए पत्रिका जारी किया करते थे ताकि लोग उसको पढ़े, राष्ट्रवादी भावना उसके अंदर आवे और वो आंदोलन में भाग ले। जिसके कारण अंग्रेजों को लगने लगा कि इस राष्ट्रवादी आंदोलन में ना पत्रिकाएं का भी महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काता है। इसी वजह से मार्च 1878 में लॉर्ड लीटन जो था ना, एक एक्ट लाया जिसको कहा गया वर्नाक्यूलर एक्ट, और इसके तहत सारे पत्र पत्रिकाओं पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो भी पत्र पत्रिका जारी होता था तो उसके लिए कमेटी बनाई गई कि आप पत्र पत्रिका को पहले उसको भेजिए, वो देखेगा कि कहीं ब्रिटिश सरकार के विरोध में कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तब वो जारी होता, अगर लिखा हुआ तो उसी पर उसको क्या कर देता, वो बंद कर देता। इस तरह की चीज़ें थी वर्नाक्यूलर एक्ट, ऐसा बात। लेकिन उस समय एक भारतीय क्या कहते अखबार था, क्योंकि ये पत्र पत्रिकाएं और अखबार पर भी प्रतिबंध लगाया था, और उस समय एक भारतीय पत्रकार था जो विभीषण का काम किया। वो कौन किया, पायनियर। कौन किया, पायनियर। ये वर्नाक्यूलर एक्ट का क्या कर दिया था, समर्थन कर दिया था। तो ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, समझ रहे ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद देखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका, ये प्रतिबंध के डर से रातों रात, प्रतिबंध के डर से रातों रात क्या कर दिया था कि अपनी भाषा चेंज कर दिया था कि नहीं भाषा ऐसा लिखेंगे ना अब कि एक समझ में नहीं आएगा अंग्रेजवा का, समझ रहे हैं ना, इसलिए भाषा चेंज कर दिया, आए समझ में। और इस जो अमृत पत्रिका का जो संस्थापक थे कौन थे, शिशिर कुमार घोष थे, और ये 1868 ईस्वी में ये चालू हुआ था। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, एक ऑप्शन में है आपका लॉर्ड मेयो, ये जो वायसराय के रूप में काम किए थे 1869 से 1872। याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो 1872 में मियो कॉलेज का क्या क्या था, स्थापना अजमेर में किया था। मेयो कॉलेज होता, मियो लिखा गया है, मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया था। और भारत में पहली बार जनगणना जो शुरू हुआ था 1872 में, ये भी लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में हुआ था। जबकि पूछा जाएगा कि नियमित और दशकीय जनगणना कब शुरू हुआ, तब याद रखेंगे लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। जबकि पहली बार भारत में जनगणना कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। और उसके बाद देखिएगा कि 8 फरवरी 1872 को, 8 फरवरी 1872 को एक अफगानी था शेर अली अफरीदी, क्या नाम था, शेर अली अफरीदी, उसने मेयो को चाकू मार के मेमियाई दिया है। ठीक है साहब, चाकू मार करके मार दिया। ठीक है साहब, तो याद रखना है कि मेयो को मेमिया दिया कौन, अफरीदी, कौन, हाँ शेर अली अफरीदी। ठीक है साहब, 1872 में जब वो जनगणना 1872 में शुरू हुआ था, तो एक जनगणना का आबादी जो था ना वो घटा दिया था वो। ठीक है साहब, मेयो को। ठीक है ना, आया समझ में बात। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऑप्शन में था आपका एक लॉर्ड रिपन। इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए साहब, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक ये रहे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन की सलाह से 1882 में वर्नाक्यूलर एक्ट को क्या कर दिया था, ये समाप्त कर दिया था। लॉर्ड लिटन लाया और लॉर्ड रिपन इसको हटाया। आया समझे बात, हाँ, और बोले नहीं। चलिए, 1881 में नियमित दशकीय जनगणना शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। और लॉर्ड रिपन कई ऐसा काम था जो भारतीयों के समर्थन के लिए किया था, भारतीयों के भला के लिए किया था। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो लॉर्ड रिपन को भारतीय उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये रिपन को क्या कहा, भारत का उद्धारक कहा, क्योंकि ये भारतीयों के हित में कई काम किया था। 18 मई 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। इसी के समय में स्थानीय स्वशासन का मतलब हुआ जिस तरह से मुखिया सरपंच अभी होता है, इस तरह का जो प्रोसीजर था ये इसी के समय में पहली बार शुरू हुआ था। उसके बाद देखिएगा साहब, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था, जिसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करने से रोक लगाया गया था। और श्रमिक जो मजदूर हुआ करते थे ना, उसका जो कार्य का घंटा था कितना कर दिया गया, 9 घंटा कर दिया गया। मतलब पहले अंग्रेज करता क्या था कि मजदूरों से कम मजदूरी दे करके घंटा का घंटा 12 घंटा 14 घंटा 24 घंटा काम लेता था, कम मजदूरी दे करके। तो इस प्रकार से भी शोषण होता था मजदूरों का। तो इसको समाप्त करने के लिए लॉर्ड रिपन क्या किया कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया। इसके तहत कि 7 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होगा वो कारखाना में या किसी जोखिम भरा काम में काम नहीं कर सकता है। जैसे कि आप अभी देखते हैं कि अनुच्छेद कितना में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में, ठीक है, बाल श्रम निषेध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। तो ये पहली बार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर रोक लगाया गया था प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। ठीक है, और जो श्रमिक थे इसके काम का घंटा 9 घंटा फिक्स कर दिया गया था कि इससे अधिक आप काम नहीं ले सकते। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2 फरवरी 1883 को 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत हुआ था। कौन सा बिल, इल्बर्ट बिल प्रस्तुत हुआ था, जिसके तहत यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई करते थे। ठीक है, मतलब इससे पहले जो भी न्यायालय था उसमें अगर भारतीय न्यायाधीश हुआ करता था तो वो भारतीय न्यायाधीश केवल भारतीय लोगों का ही मुकदमा सुना करता था या उसके निर्णय लिया करता था।
ये इल्बर्ट बिल जब आया ना तो पहली बार भारतीय न्यायाधीश को, जो यूरोपीय यानी अंग्रेज जो था ना, उसका भी कोई केस होता था तो भारतीय को सुनने के लिए दिया गया, भारतीय न्यायाधीश को। आए समझ में? तो इसको लेकर के अंग्रेज क्या कर दिया, जो यूरोपीय लोग था, विद्रोह शुरू कर दिया कि जिस भारतीय पर हम राज कर रहे हैं वो भारतीय हमरा सजा देवेगा। इतना औकात हो गया भारतीय कि हमर केस सुनेगा, समझ रहे हैं? इसी वजह से इल्बर्ट बिल को लेकर के ये यूरोपीय जो अंग्रेजवा सब था ना, विरोध कर दिया कि हमर मुकदमा जो है भारतीय न्यायाधीश नहीं सुनेगा, हम उस पर राज कर रहे हैं, हमरा वो सजा देवेगा, ऐसा कैसे होगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए करके इल्बर्ट बिल को लेकर के क्या कर दिया था, ये विरोध कर दिया था, जिसे कहा गया श्वेत विद्रोह। क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह इसलिए कहा गया था क्योंकि ये गोरा आदमी विरोध किया था। कौन आदमी किया था? गोरा आदमी, अंग्रेज आदमी। आया समझ में? इसीलिए गोरा को क्या बोलते हैं? श्वेत। इसीलिए करके इस विरोध का क्या नाम दिया गया? श्वेत विद्रोह। आया समझ में? बाकी ये सारे बेहतर काम किए थे लॉर्ड रिपन भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में, जिसके कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे, ये रिपन को क्या कहे? भारत का उद्धारक कहे। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, कितना सवाल हुआ है? 22 को हुआ, छोड़ दें? अच्छा, जिनको जाना है चल जाइए, और जिनको काम नहीं है तो या लेट होगा ज़्यादा तो जा सकते हैं, जिनको नहीं होगा तो हाँ, जिनको काम है वो जा सकते हैं। ये नहीं कि मने मन गुमे गुम रहिएगा कि सर बेकारे में रोक ले, है कि नहीं? तो हाँ, सीधा बात है। तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हाँ, जाइए ना, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 4 क्वेश्चन हमको भोकर देना है यहीं पे अभी, है कि नहीं? क्योंकि 4 क्वेश्चन के लिए अब कहाँ दूसरा बैच में करते रहेंगे। क्या बोले? अब बहुत कम है। चलिए साहब, अगला सवाल है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे? आंसर क्या होगा? कहाँ से शुरू किए थे? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका साबरमती। ये साबरमती टू कहाँ गए थे? दांडी। कहाँ गए थे? साबरमती टू दांडी। यह चले कब थे? 12 मार्च को। 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को कहाँ पहुँच गए थे? दांडी। ऐसे दांडी पहुँचे 5 को, लेकिन 6 को ये नमक कानून तोड़े थे। ठीक है साहब, चलिए देखिएगा, साबरमती आश्रम से दांडी का यात्रा जो गांधी जी शुरू किए थे, वो साबरमती से शुरू करके कहाँ तक? दांडी तक का। 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या किए थे? शुरुआत किए थे। देखिए, दांडी यात्रा का कारण क्या था कि उस समय ना नमक पर टैक्स अंग्रेज बहुत अधिक बढ़ा दिया था, काफ़ी बढ़ा दिया था, और नमक बनाने का जो क्या कहते हैं अधिकार था केवल अंग्रेजों को था, केवल अंग्रेजों को था, जिसके कारण टैक्स बढ़ गया था। तो इनको कहना, भारतीय लोगों को कहना था चाहे तो टैक्स घटाइए या फिर भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार दीजिए। ठीक है साहब, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और टैक्स जो बढ़ाया गया था, काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया गया था। आप समझिए, अभी माचिस का तिल्ली जो 1 रुपया में देता है, उसका रेट अभी 150 कर दिया जाए। ऐसे तो माचिस का यूज अब कम है, लेकिन वो चीज़ें जो हर व्यक्ति को यूज में हो, नमक का मान लीजिए अभी 27 रुपया 30 रुपया है रेट, अगर 30 रुपया के बदला, ऐसे ये भी रेट अधिक है, लेकिन फिर भी अगर 30 रुपया है और 30 रुपया से सीधे 1000 रुपया केजी कर दिया जाए, तो भारतीय क्या करेगा बताइए? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरह की बातें थी, जिसके कारण ये गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए, जो नमक पॉलिसी था, नमक नीति था अंग्रेजों का, उसको तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की, साबरमती से दांडी तक का। ठीक है, और इन्होंने पहले अंग्रेजों से 11 सूत्रियाँ मांग रखे थे, 11 सूत्रियाँ मांग रखे थे, और 11 सूत्री मांग 2 मार्च 1930 को ये वायसराय के पास भेजे थे कि हमारे 11 मांगे हैं। ठीक है, और 11 मांगे बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में, लेकिन वायसराय इसको माना नहीं था, जिसके कारण गांधी जी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक 78 अनुयायी के साथ 241 मील
और किलोमीटर में बोले तो 385 किलोमीटर की ये यात्रा किए थे। ठीक है साहब। और पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत का मतलब समझते हैं, भारत के पश्चिम और उत्तर में, जैसे कि पंजाब हो गया, लाहौर का क्षेत्र हो गया, इन सारी क्षेत्रों में जो इस नमक सत्याग्रह का सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, और इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार, क्या खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है, इसका गठन किए थे। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती, ठीक है, एक संगठन बनाए थे और इसमें जो जुड़े हुए लोग थे ये लाल कपड़ा पहना करते थे, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, लाल कुर्ती। ठीक है साहब। गांधी जी के साथ बिहार के एकमात्र व्यक्ति गिरिवरधारी शामिल थे। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा कि गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे दांडी का, तो उस 78 लोगों में बिहार के एकमात्र व्यक्ति थे गिरिवरधारी। ठीक है, और जिसके कारण राजेंद्र प्रसाद इनको जब पहली बार इनसे मिले थे गिरवरधारी से, तो राजेंद्र प्रसाद इनको बोले थे आपने बिहार का लाज बचा लिया, मतलब बिहार से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था गांधी जी के साथ और आप जाकर के बिहार का प्रतिनिधित्व कर दिए। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद बोले थे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तमिलनाडु के तंजौर में श्री राजगोपाली नमक कानून तोड़े तथा त्रिचनापल्ली से लेकर के वेदारण्य तक क्या किए थे, ये यात्रा किए थे। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था, इसकी तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक की यात्रा से कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, और इसी समय सविनय अवज्ञा क्या कर दिया गया था, आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ये 5 मार्च 1931 को ये जो समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हुई थी, जिसमें इरविन की तरफ से कहा गया था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए, और गांधी जी तरफ से कई मांगे थे, जिसमें मांगे थे कि भारतीय राष्ट्रवादी जो भी नेताएं जेल में हैं, क्रांतिकारी जो भी जेल में हैं, उनको छोड़ दिया जाए। दूसरी बातें थे भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन उस समय ये सारी मांगे को वो मान लिया था इरविन। आपको पता ही है कि अंग्रेज का काम क्या था कि एन टाइम पर मनवा लेना, अपना काम निकलवा लेना, फिर वही करना जो उसको करना है। लेकिन जब राष्ट्रवादी की बातों आई छोड़ने की, तो इरविन सारे व्यक्ति को, सारे राष्ट्रवादी नेताओं को, सारे क्रांतिकारी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन एक व्यक्ति भगत सिंह थे जिनको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था, और वो भगत सिंह को छोड़ने से मना कर दिए थे। और बाद में गांधी जी उसको लेकर के वक्तव्य भी दिए थे कि जो भगत सिंह ये हिंसा के राह को अपनाया है, तो इन्हें उस हिंसा के कारण सज़ा होनी चाहिए, इस तरह से, और इसीलिए मैंने अधिक ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। तो अब बताइए, जो भी राष्ट्रवादी बंद था वो सारे तो हिंसा ही करके गया होगा, ऐसा तो नहीं कोई अंग्रेज के पैर में लटक के गया होगा, उसके चरण में जाकर के, चलिए चरण में, आपके चरण में आ गए हम, हमको आप जेल में डाल दीजिए, हम आपका भक्ति कर रहे हैं, आप हमको जेल में डाल दीजिए, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, सब तो किसी ना किसी तरह से हिंसा का राह अपनाया होगा। लेकिन वो अलग बातें हैं, जिसके कारण आप देखिएगा कि बाद में जाकर के 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी भी हो गई, और जिसके कारण गांधी जी का लाहौर में, पंजाब में इनका विरोध भी किया गया था गांधी जी का। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा 3 फरवरी 1932 को जब अंग्रेज धोखा दे दिया, जो बातें बोला था वो नहीं किया, तो फिर 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिए थे, ये शुरू कर दिए थे। लेकिन जब आप बार बार अपने मन से आंदोलन शुरू करिएगा, स्थगित करिएगा, तो लोग आपके साथ जुड़ना बंद कर देगा, और यही कहानी कमोबेश इनके साथ हुआ, जिसके कारण फिर जाकर के जब देखे कि इस आंदोलन में अब कोई धार नहीं बचा, तब ये 7 अप्रैल 1934 को पूर्णतः सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर लिए, वापस कर दिए, समाप्त कर लिए। ठीक है साहब, और इस समय जो सत्याग्रही थे, नमक सत्याग्रही और सविनय अवज्ञा आंदोलन के सत्याग्रही, उस पर लाहौर में गढ़वाल राइफल जो था, ये गोली चलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था कि हम इस पर गोली नहीं चलाए। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल है हमारा, सरबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चलिए साहब, आंसर क्या होगा?
आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए साहब, इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। साराबंदी आंदोलन जो था ये 1922 में पटेल जी के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजों के विरोध में किसानों को कर नहीं देने का आह्वान किया गया था। ये साराबंदी जो आंदोलन था ना, क्योंकि 1922 में गुजरात के जो किसान थे वहाँ का जो फसल था वो नुकसान हो गया था किसानों का, लेकिन फिर भी किसान क्या क्या था कि उसे टैक्स वसूल रहा था। टैक्स वसूल ही नहीं रहा था बल्कि टैक्स को और अधिक करके वसूल रहा था, टैक्स को और बढ़ा करके वसूल रहा था, जिसके कारण पटेल जी वहाँ पर एक आंदोलन शुरू किए जिसका नाम दिए साराबंदी आंदोलन। और साराबंदी का अर्थ होता है कि सारे टैक्स को क्या कर देना, बंद कर देना, और किसानों को बोले कि आप टैक्स देना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सारे किसान से ये आह्वान किए थे। 1928 में ये बारदोली सत्याग्रह शुरू किए थे, और जिसके कारण बारदोली की महिलाएं इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो याद रखेंगे कौन, बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन किए थे, पटेल जी किए थे 1931 में। आपको बताए हैं कि हमारे पाकिस्तान में ना हमारे दो व्यक्ति कांग्रेस का अधिवेशन किए। एक पाकिस्तान के लाहौर में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी 1929 में, दूसरा हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कराची में किए पटेल जी। ठीक है साहब, 1931 में एक प्रधानमंत्री प्रथम, एक प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पटेल जी संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार परामर्श समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये बातें उस समय भी बताए थे। और जब अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया था तो उसमें पटेल जी को गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। और फिर बाद में जाकर के जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था तो उसमें भी इन्हें प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उपगृह नहीं उप प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री ने बनाया था। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा, भारत के उप प्रधानमंत्री पटेल जी। चलिए, पटेल जी को लौह पुरुष का नाम दिया गया है। और आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो भारत टोटल 592 देशी रियासत में बटा हुआ था। मतलब 592 यहाँ पर अलग अलग राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था, और सारे राजा चाह रहा था कि हम अलग अपना देश ही बनाएं, अपना साम्राज्य अलग ही रखें। लेकिन इन सारे साम्राज्यों को, सारे रियासत को एक साथ लाने में, सारे राजाओं को एक साथ मिला करके भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो पटेल जी का ही रहा। अगर पटेल जी नहीं होते तो 552 देशी रियासत भारत के साथ नहीं जुड़ता, कितने भारत इसमें बन जाते। तो याद रखिएगा कि देशी रियासत, भारतीय रियासतों को एकीकरण करने में पटेल जी और बीपी मेनन, इनका जो था प्रमुख योगदान था, बीपी मेनन और पटेल जी का। ठीक है, पटेल जी का जो जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात का एक गांव है नाडियाड गांव। कौन है? नाडियाड गांव में हुआ है। और अभी हाल ही में अहमदाबाद का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उनका नाम पटेल जी के नाम पर कर दिया गया है। और 31 अक्टूबर को आपको पता ही है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है साहब, और पटेल जी को 1991 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और आपको पता ही है कि हाल ही में गुजरात का जो केवड़िया है वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। ठीक है, पटेल जी की ये प्रतिमा बनाई गई है। चलिए, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, नेक्स्ट है, इसमें एक ऑप्शन था लाला लाजपत राय। इनसे जुड़ा हुआ चीज़ें हम लोग नहीं किए थे, इसलिए थोड़ा बहुत इनसे भी हम लोग डाल दिए हैं। इनका जो जन्म हुआ है 28 जनवरी 1865 को पंजाब में, और इन्हें पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनकी ये किताबें जो हैं अनहैप्पी इंडिया, क्या नाम है इनका किताबों का? अनहैप्पी इंडिया। इस बात को याद रखेंगे। इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे लाहौर में। कहाँ कर रहे थे? लाहौर में, क्योंकि साइमन कमीशन वो अपने समय से पहले आ गया था। और साइमन कमीशन में पहले कहा गया था कि कोई भी कमेटी बनेगी तो उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन भारतीयों को शामिल साइमन कमीशन में नहीं किया गया था। जो आयोग बना था साइमन कमीशन कमेटी, उसमें शामिल भारतीय नहीं था।
और इसके साथ साथ जो समय था, ड्यूरेशन था 1929 में आने का, ये 1928 में ही पहुंच गया था, एक साल पहले, जिसके कारण भारतीय लोग इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसमें लाला लाजपत राय भी, जब साइमन कमीशन लाहौर आया तो वहाँ पर ये विरोध कर रहे थे लाहौर में, लाला लाजपत राय, और ये नारा लगाए थे साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन वापस जाओ का नारा लगाए थे, ठीक है साहब। और उसी समय लाहौर में ही विरोध करते करते इन पर लाठी बरसाई गई, लाठी से इनको पीटा गया, और पीटने के बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु लाहौर में ही हो गई थी, आए समझ में। और जब इनको पीटा जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ठीक है साहब। तो याद रखिएगा, ये भी लाइन किसने कहा, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय, कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ठीक है साहब। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी ये क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो वो दिसंबर के महीने में होता था, 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में। लेकिन जब भी कोई आवश्यक देश के लिए आंदोलन हो या कोई प्रस्ताव हो पारित करना हो तो एक विशेष अधिवेशन मतलब बीच में ही बुलाया जाता था, उसे बोलते थे विशेष अधिवेशन। उस समय असहयोग आंदोलन शुरू करना था तो ये दिसंबर में नहीं बुला करके सितंबर में ही एक अधिवेशन आ गया। दिसंबर में तो हुआ ही, सितंबर में ही बीच में ही एक अधिवेशन बैठाया गया, और इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? चलिए साहब, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका, सही बात है कि जेबी कृपलानी। आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। चलिए साहब, जो ऑप्शन में दिया हुआ है सारे के बारे में देख लेते हैं कि कौन कब अध्यक्ष थे। चलिए, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे, और ये आज़ादी के समय भी थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था ना, उस समय भी अगर पूछा जाए कि आज़ादी के समय कौन थे तो क्या बोलेंगे? जेबी कृपलानी थे, ये ही अध्यक्ष थे। लेकिन अगर पूछेगा कि 1947 में कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तब बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और ये दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में अध्यक्षता किए थे। ये इसलिए क्योंकि हर साल किस में वर्ष में होता था? दिसंबर में ना। तो बताइए 1947 का जो दिसंबर होगा वो होगा किसके अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता। लेकिन इससे पहले कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी थे। इसी वजह से ये पूछे कि आज़ादी के समय कौन थे, फिर भी बोलना है जेबी कृपलानी, या भारत विभाजन के समय कौन थे, तो ये भी क्या बोलना है आपको, क्योंकि 3 जून 1947 को भारत विभाजन हुआ ना, तो इसी वजह से इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए साहब, तो जेबी कृपलानी मेरठ में 1946 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और 46 से लेकर के, क्योंकि 46 में ये बने तो 46 से लेकर के दिसंबर के 47 तक यही रहेंगे, इसी वजह से ये थे, ठीक है साहब। चलिए, 1947 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद किए थे। 1948 में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में ये जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ये पहली बार जो अध्यक्ष बने थे ये 1923 में बने थे। कहाँ पे? दिल्ली के अधिवेशन में। और ये कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, ठीक है साहब। इस बात को याद रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष बनने वाले थे, और 1923 के जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्षता किए थे, उसी 23 में जिस समय स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और बाद में जाकर के अबुल कलाम आज़ाद 1940 में फिर से एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए, और 40 से 45 तक लगातार ये बने रहे। क्योंकि 40 से 45 तक आप देखिए तो 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, फिर जाकर के 42 में जाकर के आप देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो लगातार ये आंदोलन की प्रक्रिया चल रहा था और कांग्रेस का बैठक हो ही नहीं पाया था, इसलिए 40 में बने और 40 से लेकर के 45 तक ये बने ही रह गए। तो इसी वजह से अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक आज़ादी से पहले कौन अध्यक्ष बने रहे, तो याद रखिएगा कि अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र के भी और सबसे लंबा समय तक रहने वाले भी। आए समझ में? इतना पॉइंट ध्यान में रखना। चलिए साहब, नेक्स्ट और लास्ट सवाल हम लोगों का होगा,
वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहब रैयतवाड़ी प्रथा। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है साहब। चलिए रैयतवाड़ी प्रथा से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है चीजें। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक हुआ करता था रैयतवाड़ी प्रथा कहलाता था और इसमें सरकार को भू स्वराज के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। मतलब इससे पहले मालिकाना हक किसानों का नहीं था। भूमि जो हुआ करती थी वो अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था और किसान उस पर खेती क्या करता था, वो ब्रिटेन के जो कंपनी थी उसके कहने पर जिस प्रकार की खेती हो या नील्हे गोरे जो थे उसके आधार पे। लेकिन इस रैयतवाड़ी में जाकर के जमीन जो था ये किसान का घोषित किया गया और सरकार को ये भू राजस्व देना शुरू कर दिए। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या कर गई थी, शुरू की गई थी। तो कई बार पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, तो मद्रास में। ठीक है, और कौन शुरू किया था? टॉमस मुनरो किया था। चलिए, यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में भी लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत का लगभग 51% भूमि शामिल था। मतलब भारत के पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के 51% लगभग आधा भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। इस व्यवस्था के तहत रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था कि भूमि का मालिक आप हैं, लेकिन इससे पहले मालिकाना हक जमीन रहते हुए भी उसको नहीं मिल रहा था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर किया जा रहा था। कि पहले क्या होता था कि जो भी टैक्स लगता था वो लगता था किस आधार पर, कि कितना आपका उपज हुआ है, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजी सरकार को। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था जब आई ना, तो यह क्षेत्रफल के आधार पर आपको कितना फसल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बहस नहीं है, लेकिन आपको इतना टैक्स देना ही है। तो पहले तो किसानों को ये लगा कि चलिए भैया हमको मालिकाना हक मिल गया, बढ़िया है। लेकिन दूसरी बातें जब क्षेत्रफल की बात आई तो क्षेत्रफल मान लीजिए आपके पास कितना भी हो, लेकिन वो बंजर भूमि होगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाए, तो आप कहाँ से टैक्स पेड करिएगा। बाद में जाकर के पता चला कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी किसानों के हित में नहीं है, तो फिर बाद में जाकर के किसान इसका विरोध करना शुरू कर दिए थे। आए समझ में? चलिए बस आज भर इतना ही। ये 65वीं का जो था प्रीवियस ईयर, ये हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम फिर मिलेंगे 64वीं में। चलिए।